दिल्ली को राम भरोसे चलाया जा रहा था। दिन से रिजल्ट आया तो वो तुरंत अपना बैग उठा करके पंजाब के लिए रवाना हो गए। तो भाई जो लोग विपक्ष में है वो तो विपक्ष निभाएंगे। जब रामलीला मैदान में बैठता था कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसके बाद उसने कहा जी मुझे सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए। बताइए मुझे कौन से नेता के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने वो स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है स्कूलों को। सरकारों से बात होती थी, पिछली सरकारों से, हम यमुना साफ कर देंगे। किसी ने उन्हें समझाया नहीं कि यमुना कोई झाड़ू से साफ होने वाली नहीं है। वो दवाई को हम पंजाब को दे देंगे, हरियाणा को दे देंगे, वो पराली में डालेंगे, पराली खत्म हो जाएगी। ये बात कहने के लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट करी। सीएम की ड्यूटी केवल एसी कमरे में बैठ के फाइल साइन करने की नहीं है। केजरीवाल साहब तो वो भी नहीं करते थे, उन्होंने अपने पास कोई विभाग भी नहीं रखा था। Good evening, everyone. Our guest today, the inaugural guest for the Hindu Mind series, requires no introduction, but I will put a little bit of background. Rekha Gupta ji is the 4th woman chief minister of Delhi, the first BJP chief minister in over 3 decades. And she has been somebody who has seen politics and public life in this city at all levels. She was General Secretary of the Delhi University Students' Union. She has been a councillor in the city, and she has also been active in the state unit of the BJP, headed the women's unit as well, the Mahila Morcha as well. So what she knows about the city is unparalleled, and we hope to get into some of that in our conversation today. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इनॉग्रल सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेखा जी। थैंक यू सो मच। सो रेखा जी, एक मेरी अपनी क्यूरियोसिटी मैं सबसे पहले सैटिस्फाई करना चाहूंगी, यही कि जिस दिन आपको फोन आया या आपको ये इत्तला दी गई कि आप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं दिल्ली की, और इतने हिस्टोरिक इलेक्शन के बाद आपको किसका फोन आया और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी उसको लेके? फोन सही बताऊं तो ऑफिशियल कोई फोन नहीं आया। अच्छा। फोन आए बहुत सारे रिपोर्टर्स के, फ्रेंड्स के, सो कॉल्ड गार्जियंस के, कि लग रहा है कुछ होगा। अच्छा। और मैं यही सोचती रही कि भाई ये हो जाए, यानी मंत्री बन जाऊं तो भी ठीक, ना कुछ बनूं तो भी ठीक, पर अगर चीफ मिनिस्टर बन गई तो क्या होगा? तो दैट वाज माय फियर कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी ये होने से। पर ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन उस मोमेंट से पहले नहीं हुई, जो कि हमारी एमएलएस की मीटिंग थी। उस एमएलएस की मीटिंग में जब सब लोग प्रेसिडेंट थे और ये प्रस्ताव रखा गया कि भी हु विल बी द लीडर ऑफ एमएलएस, और जब मुझे नेता सदन बनाया गया, सभी विधायकों का नेता बनाया गया, दैट मीन्स यू आर ए चीफ मिनिस्टर नाउ। तो उसी मीटिंग में मुझे ये एहसास हुआ। Was it your dream? आपने कभी सोचा? नॉट एट ऑल, कभी नहीं सोचा था कि एज ए चीफ मिनिस्टर मैं दिल्ली के लिए काम कर पाऊंगी, एज ए एमएलए करूंगी, और जरूर करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। दैट वाज माय हार्ड वर्क टुवर्ड्स माय मोटिव, और उसको मैंने करने के लिए लगातार, जिसे कहें 10 साल तो एटलीस्ट शिद्दत के साथ काम किया कि मुझे एमएलए बनना है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करना है। और ये स्विंग सीट था ना पहले, आई थिंक आम आदमी पार्टी। यस, ऑफ कोर्स, सिंस लास्ट 3 tenure देयर वाज एमएलए फ्रॉम आम आदमी पार्टी। अच्छा, जब आपने व्हेन यू टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर, सबसे इमीडिएट ये, अभी आपने कहा कि May 30th यू कंप्लीटेड 100 days, तो इन 100 दिनों का जो सफर रहा है उसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग आपको क्या लगा इन सब दिनों में, इन टर्म्स ऑफ एडमिन? एक्चुअली चुनौतीपूर्ण तो पूरी की पूरी दिल्ली की व्यवस्थाएं, मैं सोच भी नहीं सकती थी सिस्टम के बाहर रह के, जब मैंने देखा कि दिल्ली चल रही है।
पर जब सिस्टम के अंदर खड़े होके मैंने देखा कि दिल्ली ऐसे चल रही है, मतलब दिस इज लाइक कि व्हीकल विदाउट एनी टायर्स, अपनी किस्मत के भरोसे चल रही है। दिल्ली के लिए कोई प्लानिंग पार्ट, दिल्ली के लिए कोई वर्किंग सॉलिड प्लानिंग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के लिए होना चाहिए, जो दिल्ली की ज़रूरतें हैं, कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, कभी उसके लिए सिंसियरली प्लानिंग नहीं की गई, कभी उसको योजनाबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। दिल्ली को राम भरोसे चलाया जा रहा था कि ठीक है, बस दिल्ली चल जाएगी और हो जाएगा। दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, दिल्ली के लिए क्या सॉल्यूशन है, दिल्ली के लिए क्या होना चाहिए, किसी ने सोचा नहीं। और जब मेरे ऊपर अचानक जिम्मेदारी आई और मैंने ये महसूस किया कि दिल्ली वो सिटी है जो देश की राजधानी तो है, पर उस रेजिडेंट की इच्छाएं इतनी छोटी रह गई हैं कि आज आपसे वो कुछ भी बड़ा नहीं मांगना चाहता। वो इतना श्रिंक हो गई है उसकी इच्छाएं कि वो आपसे कह रहा है मेरे घर के आगे की नाली ठीक करा दीजिए, बस मेरे यहाँ सीवर ओवरफ्लो ना हो तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस गड्ढे भर जाए ना तो जनाब ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी उसकी विशेष को हम ले आए कि उससे बड़ा वो सोचने की उसकी गुंजाइश ही खत्म हो गई इस पिछले पूरे 20-25 सालों में। तो दैट वाज द चैलेंज कि आपको लगभग जीरो से शुरू करने जैसी कंडीशन मुझे दिखती है कि जो अनप्लैन्ड सिटी, जो देश की राजधानी है, जिसकी पॉपुलेशन की कोई काउंटिंग आपके पास नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट की कोई लिस्ट आपके पास नहीं है, क्या करना चाहते हो ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं है, और कैसे करोगे इसका कोई विजन नहीं है। तो इसमें आजकल हम लोगों ने बहुत देखा है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है उसमें बहुत बिटरनेस, थोड़ी कटुता भी आ गई है, बहुत सी चीजें पर्सनल भी हो जाती हैं। तो आपने जब टेक ओवर किया उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब पावर से बाहर चली गई, आपकी कोई इंटरेक्शन रही है दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से, अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी से? अरविंद केजरीवाल जी से तो नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन से रिजल्ट आया तो वो तुरंत अपना बैग उठा करके पंजाब के लिए रवाना हो गए। मैम आप भी तो कल वहीं से आ रही हैं, पंजाब से लुधियाना। उनको ढूंढने के लिए गई थी मैं। मुझे लगा कि खोज लाएं भाई, ऐसी भी क्या बात। आपको मिले वहां पे? वो नहीं मिले, पर मैं उन्हें संदेश दे के आई हूँ कि आपको दिल्ली के लोग पुकार रहे हैं, कल तक आप दिल्ली के बेटे थे, आप पंजाब के पुत्र हो गए हैं, तो इसलिए आप दिल्ली में आइए। दिल्ली किस हाल में है आपको याद कर रही है, वो आपके दिए हुए जख्म जो है दिल्ली वालों के भर नहीं पा रहे हैं, समय लगेगा, तो इस बीच में आके संभालते रहिए। पर आतिशी जी से लगभग हाउस के दौरान और वैसे भी मिलना होता रहता है। मुझे ध्यान है कि जब पहला ही सेशन था तो उन लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि आप लोगों ने अपने कमरे से फोटोग्राफ हटा दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, भगत सिंह जी का। तो वो गेट के बाहर आए शोर मचाने के लिए, हाथ में तख्तियां थी कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे कमरे से। तो मैंने अपने स्टाफ को, सिक्योरिटी को कहा कि अरे बाहर क्यों खड़े, अंदर बुलाइए। सबको बिठाया, चाय पिलाई, और मैंने कहा देख लीजिए भाई, आपको कहीं तो फोटो भी है, मैं भी हूँ, कमरा भी वही है, कहाँ ही शोर मचा रहे हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? तो वो जो लाए थे बैनर वो पीछे रखे, थोड़ा बाहर निकले और जाके चौक पे फिर, क्योंकि मैम के पीछे लगनी चाहिए थी फोटो, पीछे नहीं लगी है, राइट को लगी है, इसलिए हम शोर मचा रहे हैं। तो भाई जो लोग विपक्ष में है वो तो विपक्ष निभाएंगे। मुझे समझ में आई कि आप अपनी कोशिश जारी रखिए उनसे बातचीत करने की, बाकी वो करेंगे वही जो उनके मन में है। बट आपको लगता है कि अब थोड़ी कटुता कम होगी? देखिए, मेरी ओर से तो ना कोई बैर है और दोस्ती करने का रास्ता कोई बंद नहीं है। मैं ये सोचती हूँ दिल्ली की भलाई के लिए मिल करके सभी पार्टियों को डिसीजन लेना चाहिए, काम करना चाहिए। ये जनता है जिसने आज आपको विपक्ष में बिठाया है और हमें सत्ता में बिठाया है, और जनता सब देखती है। 5 साल बाद जब दोबारा आप लोगों के बीच में जाओगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपने वेलफेयर की कोई पॉलिसी के लिए कैसे उसका विरोध किया, क्यों आपने जनता के हित का कोई काम आ रहा था तो आपने रोका। इसलिए अच्छा ये होता है, सिचुएशन वो बेटर है कि जब आप इकट्ठे बैठ के जनता के हित में सोचें, काम करें और उसे आगे बढ़ाएं। यदि आप सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे तो डेफिनेटली जनता आपसे जवाब मांगेगी।
अच्छा मैम, ये बताइए कि ये एक्साइज स्कैम और ये जो शीश महल थे, ये दोनों बीजेपी का जो कैंपेन था इलेक्शन का, इसके बड़े मुद्दे बन गए। एक्साइज स्कैम ऑफ कोर्स शराब को लेके और करप्शन को लेके मुद्दा था। शीश महल ऑफ कोर्स टेंजेंशियली वो भी था, और एक ऑस्टेरिटी और एक पब्लिक शुचिता और उस तरह का जो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर एक अटैक भी था। अब इन दोनों मुद्दों का क्या होगा आगे? अब आप 100 दिन रह गई हैं अब चीफ मिनिस्टर, तो आप इसमें क्या करने वाली हैं आगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी एक्साइज पॉलिसी जिसमें उन्होंने एक के साथ एक शराब फ्री दी, मतलब वंस इन हिस्ट्री, मतलब शायद ही ऐसा कोई और राज्य है, कोई मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने राज्य में एक के साथ एक फ्री शराब दी हो। और ऐसे ही शीश महल जो उन्होंने अपने लिए बनवाया, शायद कोई और राज्य या कोई और मुख्यमंत्री करता तो इतना लोगों को अफसोस नहीं होता या इतना अचरज नहीं होता। जो एक व्यक्ति जब रामलीला मैदान में बैठता था कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, और उसके बाद उसने कहा जी मुझे सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए। उससे लोगों को जो बुरा लगा वो रिजल्ट बन के उनके सामने आया। और डेफिनेटली ये दोनों विषय ऐसे हैं जो जनता को छूते हैं, और हम लोग बहुत इसमें सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और पीपल फ्रेंडली एक्साइज पॉलिसी हम लाना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत होमवर्क करके कि बाकी राज्यों में किस तरीके के पैटर्न हैं, क्या क्या उसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। दिल्ली की भी हम बहुत ही बेहतरीन एक्साइज पॉलिसी जिसमें समाज के मानक भी पूरे होने चाहिए, सरकार के रेवेन्यू पैरामीटर भी पूरे होने चाहिए, और पारदर्शिता भी पूरी होनी चाहिए, जिसे मैं सोचती हूँ। और हमने अपने ऑफिसर्स की पूरी एक टीम उस पर होमवर्क करने के लिए लगा रखी है, लगातार वो उसको चेस कर रहे हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए एक अच्छी, बेहतरीन, ट्रांसपेरेंट और इकोनॉमिक जनरेशन करने वाली एक्साइज पॉलिसी हम दिल्ली के लिए लेके आ पाएंगे। और शीश महल तक की जहां तक मैं बात करूं, ये अपने आप में एक सफेद हाथी के जैसे सरकार के लिए हो गया है कि भाई इसका किया क्या जाए। पर मैं ये जरूर दिल्ली की जनता को एश्योर करती हूँ कि एक एक पैनी जो जनता की खून पसीने की कमाई है उसको पूरा उपयोग किया जाएगा। इस प्रॉपर्टी से जनता के वेलफेयर के ही काम आगे किए जाएंगे, उसको हम देख रहे हैं, और जनता से भी हमने सुझाव मांगे हैं कि इसके लिए सुझाव आया मैम? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि इसको स्टेट गेस्ट हाउस बना देना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि इस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है इसे म्यूजियम बना दिया जाए, लोग वहां विजिट करने आए, कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप ही रह लीजिए। हाँ, तो आप रहेंगी? पर मैंने ऐसा मेरा विचार नहीं है, वो मैंने पहले दिन ही क्लियर किया था कि मैं तो एटलीस्ट नहीं रहना चाहती उसमें। पर हाँ, जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के काम आए और सरकार का उससे रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसा प्रपोजल हम लेके आएंगे। मैम, हम लोग विकसित दिल्ली के बारे में बात करते हैं, बट आजकल हमने एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं, जैसे द्वारका के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वो कूद पड़े थे 9वें माले से वगैरह, क्योंकि फायर टेंडर को आने में, फायर डिपार्टमेंट वालों को आने में काफी देर हुई। तो ये जो इस तरह की डिजास्टर मैनेजमेंट और इस तरह की चीजों को दुरुस्त करने की जो जरूरत है, उसको कैसे किया जाएगा? ना केवल फायर, मैं तो आपका ध्यान उन सारे महकमों की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो सच में एक चिंता का विषय है। शुरू करती हूँ पानी। आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पे 40% लोगों को ही वाटर टैप से पानी मिल पा रहा है। आप सोचिए बाकी की 60% जनता कैसे पानी पी रही है, आजादी के इतने सालों बाद भी। आज दिल्ली की वो स्लम एरिया जो 40-40, 50-50 साल से उन झुग्गियों में रहते हैं, जहां पे कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई नहाने की, शौचालय की, स्नान घर की, बच्चों के खेलने कूदने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सिर्फ पिछली सरकारों के लिए एक वोट बैंक था।
लाखों लोग दिल्ली में झुग्गियों में रहते हैं। क्या कभी किसी ने प्लान किया कि ये रेलवे लाइन के बिल्कुल 2 फीट दूरी पे झुग्गी बना के रह रहा है और कल को इसका बच्चा अगर रेलवे लाइन पे मारा जाता है, उसके नीचे आ जाता है, कोई व्यक्ति उसके नीचे कट जाए, गलती से भी आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसी तरीके से फायर, मतलब इतना लिमिटेड आपके पास संसाधन है कि आप पूरी दिल्ली को कैटर नहीं कर पा रहे हो। आज छोटी छोटी तंग गलियां जो चांदनी चौक जैसे एरिया है, आज सबसे ज्यादा आग लगने के हादसे उनके पास होते हैं और कोई भी क्विक रिस्पांस सिस्टम आपके पास नहीं था, जिसे आज हम खरीदने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसको आज हमने अपने बजट में उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया कि नहीं भाई, हमें दिल्ली को, जो राजधानी है शहर की, कोई भी हादसे से लोग मरें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आज दिल्ली बाढ़ की स्थिति हो जाए तो कैसे डील करना है, आज दिल्ली में भूकंप आ जाए, आने की स्थिति हो तो कैसे डील करना है, इन सब चीजों पे मात्र 100 दिन के कार्यकाल में हमने डील करना शुरू किया, उसको प्लान करना शुरू किया। 2023 में दिल्ली में इतनी बड़ी बाढ़ आई, सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। वो बैरिकेड जो उसके थे, बैराजेस के थे, वो खुल ही नहीं पाए, पानी निकल ही नहीं पाया, सालों से बंद रहे। कभी उन्होंने नालों की डिसिल्टिंग कैसे होगी, अगर पानी आ जाए तो क्या होगा। आज हमें मालूम है कि बारिश शुरू होने वाली है, तो इससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ मैनेजमेंट, हर चीज की मीटिंग हमने कंप्लीट कर ली, तैयारियां कंप्लीट कर ली। नालों की डिसिल्टिंग, जिसमें मात्र इस 4 महीने में 20 लाख मीट्रिक टन हमने सिल्ट बड़े नालों से निकलवाई। इनफैक्ट इस पे एक पर्सनल हम लोग बोलना चाहेंगे, हमारी ऑफिस के ही लोग, क्योंकि पिछले साल हमको याद है कि बहुत बारिश हुई थी और काफी तकलीफ हुई थी हम लोगों को। अर्बन वाटर लॉगिंग की वजह से काफी बॉनेट लेवल तक पानी भर गया था। हम होप कर रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, इस बार ऐसा नहीं होगा। देखो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। वर्षों से आप और मैं, हम लोग दिल्ली के रेजिडेंट हैं। हम अखबार के फ्रंट पेज पे वही मिंटो ब्रिज के नीचे बस डूबती है, जी जी, सेम फोटो हर साल जून महीने में छपती है। सरकारें, कांग्रेस को 15 साल का टाइम मिल गया, आम आदमी पार्टी को 11 साल का टाइम मिल गया। क्या उनको समझ में नहीं आई थी कि 11 साल में एक जगह हर साल जहां प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको समाधान नहीं दे पाए वो लोग। पर आज मैं ये कह सकती हूँ, मेरी सरकार को मात्र 100 दिन पूरे हुए हैं, मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरेगा। चलिए, ये एक अच्छा अश्योरेंस मिला है हम लोगों को, काफी सांस में सांस। नॉट ओनली मिंटो ब्रिज, जितने भी दिल्ली में वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर एक एक नोडल ऑफिसर लगाया, उसके जिम्मे ये काम किया कि आप जाइए, उसे चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है, और इस बार यदि वहां वाटर लॉगिंग हुई तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। जब व्यक्ति को आप जिम्मेदारी दोगे, उसको समाधान के लिए रिसोर्स दोगे, तभी तो वो काम करेगा। आज 4 बार यदि मैं मिंटो ब्रिज में खड़े होकर के उसके सॉल्यूशन के लिए खुद पर्सनली जाके देखती हूँ, आईटीओ पे मैं खुद पर्सनली जाके देखती हूँ, बाकी जगह जहाँ पे वाटर लॉगिंग है मंत्री लोग जाकर के देखते हैं, तभी तो अफसर के अंदर सीरियसनेस आती है। वो एक कहावत है ना कि वो क्या जाने पीर पराई, जाके पाँव ना पड़े बिवाई। तो जिसने देखा ही नहीं, जिसने समझा ही नहीं, जो अपने शीश महल में बंद होकर के पर्दे ढाप के बैठा रहा, बारिश में जाकर के सड़कों पे उतरा नहीं, उसे क्या मालूम कि वाटर लॉगिंग कहाँ कहाँ थी, कैसे कैसे। मैं आज इनवाइट करती हूँ केजरीवाल जी को कि आ जाइए, आप 11 साल आपने राज किया, मैं तो 100 दिन पे खड़ी हूँ, मुझसे डिबेट कीजिए दिल्ली में क्या होना चाहिए था और आपने क्या किया। मैम, आप ये सब पंजाब भी लेके जाएंगी 2027 में? वहां 100% दिल्ली को 11 साल में इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने 50 साल पीछे धकेल दिया। मैं नहीं चाहती कि देश का कोई भी और राज्य या कोई लोग, जनता ऐसे धोखेबाज लोगों के चक्कर में आए। तो आपका प्रचार में वहां एक रोल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आज दिल्ली ने जो नुकसान झेला है, किसी और राज्य को वो दगा ना दे पाए, धोखा ना दे पाए, उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां की जनता को हम सचेत करें।
चलिए 27 में जरूर आपका कैंपेन हम फॉलो करेंगे वहां पे। अब स्कूल और उसके फीस की इशू पे बात करते हैं, क्योंकि ये काफी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और आपने ये दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऑर्डिनेंस 2025 करवाया है, वो बिल बना के क्यों नहीं आप हाउस में एक तो लेके गई, दूसरा आप एजुकेशन कमेटी की भी चेयरपर्सन थी जब एनडीएमसी में थी, तो सामाजिक रूप से समाज के द्वारा ये जो स्कूल्स एक्सप्लॉइट करते हैं पेरेंट्स की अपनी जो मजबूरी होती है कि बच्चों को, हर पेरेंट चाहता है कि अच्छी शिक्षा मिले, तो उसको इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए समाज की तरफ से भी क्या होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट स्कूल जो अनॉर्मसली फीस को हर साल बढ़ा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है कि कोई उनके ऊपर नियम होना चाहिए, कोई कायदा कानून होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने सालों के राज में भी पिछली सरकारें कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा नियम नहीं बना पाई। आज भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 से गवर्न होते हैं, और उस एक्ट में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें एक लाइन जस्ट मेंशन है कि आप अपनी फीस बढ़ाइए और डायरेक्टर एजुकेशन को इंटीमेट कर दीजिए। कहीं नहीं लिखा कि आप फीस नहीं बढ़ा सकते। और इसीलिए पिछली सरकारों ने खूब मजे में अंडर द टेबल डील कर करके इन स्कूलों को मनमानी करने का मौका दिया, क्योंकि संविधान में कुछ लिखा नहीं है, एक्ट में कुछ मेंशन नहीं है, तो कोर्ट भी उसमें कभी इंटरवीन नहीं कर पाया। सरकार कोर्ट जाती थी और फेल हो जाती थी क्योंकि कोई कायदा नहीं था। पहली बार हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद इसको एक फ्रेमवर्क किया कि भाई एक कानून तो बनाइए जिससे स्कूल गवर्न हो पाए, फीस कैसे बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी, क्या नियम है, क्या प्रोसीजर है, और वो हमने बढ़ाया। तकलीफ इस बात की है कि हमारे सरकार बनते ही ये सारा का सारा प्रोसीजर जो स्कूल के एडमिशन्स का शुरू हुआ और जो लगातार पीछे से स्कूलों का रवैया चल रहा था फीस बढ़ाने का, वही उन्होंने इस बार भी अपनाया। हमने तुरंत उसको कैटर करने के लिए अपने डीएम्स की कमेटी बिठाई, उनको स्कूलों में भेजा। जिन बच्चों को हैरेस किया जा रहा था, जिन पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की जा रही थी, उनको संज्ञान में लिया। कोर्ट में हमने अपना पूरा जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करी, यहाँ तक कि माननीय कोर्ट ने भी स्कूलों को डांटा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और इस बीच में क्योंकि हाउस का कोई प्रोसीजर नहीं बन पाया और बच्चों को तुरंत रिलीफ देना था, इसलिए हमने इसको एक ऑर्डिनेंस के रूप में अभी प्रस्तुत किया है। 6 महीने तक एक ऑर्डिनेंस सर्वाइव कर सकता है और इन बिटवीन आपका सेशन होगा, सेशन में डिस्कशंस होंगी और उस डिस्कशंस के माध्यम से इस पूरे एक्ट को हम रिवाइव करके फुल्ली एक एक्ट बना करके जनता को देंगे। और सामाजिक रूप से जो सामाजिक रूप में देखिए क्या है कि एजुकेशन को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। कुछ अच्छे ऐसे लोग आए जो इसको सोशल सर्विस के नाते से एक्सेप्ट करें और उस तरीके से डील करें, यहाँ पे सर्विसेज देने के लिए आए। और एक तरीका दूसरा जो मैं समझती हूँ, हमें अपने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बनाना होगा कि लोग अपनी प्रायोरिटी में एक गवर्नमेंट स्कूल में जाने की प्रायोरिटी रखें, ना कि किसी प्राइवेट स्कूल के धक्के खाने की। वहाँ हाथ जोड़ जोड़ के आप एडमिशन लेते हो और एक सरकारी स्कूल आपको ऐसी फैसिलिटी देता ही नहीं। आप और छोड़िए, बताइए मुझे कौन से नेता के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने वो स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है स्कूलों को जहां उनका खुद का बच्चा पढ़ सके। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकारी स्कूलों को बेहतरीन करें ताकि अपने आप प्राइवेट स्कूल डाउन आएंगे। ये भी आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट रहे। 100%। मैंने कहा ना, हमें कई फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी। हमारा ये नहीं है कि केवल एक प्राइवेट स्कूल को दबा दिया। प्राइवेट स्कूल तो काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि ठीक है भाई, आइए, आपको मेरी फैसिलिटी चाहिए तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाइए। हमें अपने स्कूलों का स्तर इतना बढ़ाना, इतना अच्छा करना है, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की टेक्नोलॉजीज, वहाँ का एकेडमी, सब चीज़ों को इतना बेहतर। आज हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी तो बात करते हैं, तो लोग कहाँ जाना चाहते हैं? वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेकेंडरी मानते हैं। ऐसे ही प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे भी हमें अपने स्कूलों को बेहतर करके ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्कूल्स का ग्रेड डाउन करना होगा। अभी मैं आती हूँ जो 2
जिसको बोलते हैं ना चिरकाल के प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली के। एक तो बिल्कुल ही चिरकाल का प्रॉब्लम है, वो है यमुना की सफाई और यमुना का रिवाइवल एक नदी के रूप में। और दूसरा है हवा, क्योंकि अब बारिश का मौसम आएगा, उसके बाद आएगा जो पहले होता था दिल्ली का सबसे खुशगवार मौसम, ऑटम और विंटर। अच्छा रहता था, अच्छी धूप खिलती थी, अच्छा लगता था लोगों को बाहर धूप में बैठना। लेकिन अब क्योंकि वो पराली और ये सब चीजों को लेके बहुत एयर पोल्यूशन, आदमी सांस नहीं ले पाता है शहर में। इन दो इश्यूज को लेके क्या करने वाली हैं आप? और प्रधानमंत्री ने, जितना हमको पता चला है, काफी मीटिंग्स भी ली हैं यमुना को लेके, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, ये शहर का दुर्भाग्य है, दिल्ली शहर का ये दुर्भाग्य है, जिसे हम प्रॉब्लम कह रहे हैं। वो एक समय में लाइफलाइन थी दिल्ली की। वो यमुना दिल्ली की ब्यूटी थी, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ होता था दिल्ली का। और उस यमुना के किनारे ही पूरा शहर बसा। एक खूबसूरत, ऐतिहासिक, गौरवशाली इतिहास दिल्ली का था। धीरे धीरे जब नॉन प्लान तरीके से दिल्ली में लोग आते गए, बढ़ते गए, सरकारों ने कभी चिंता नहीं करी कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। लोग बसते गए, सीवर, नाले, नालियां सब सीधा जाके यमुना जी में गिरते रहे। और सालों साल जब ये पाइलअप होता गया तो वो यमुना जी की हालत ऐसी हो गई जो एक नाले की हालत है। सरकारों से बात होती थी, पिछली सरकारों से, हम यमुना साफ कर देंगे। किसी ने उन्हें समझाया नहीं कि यमुना कोई झाड़ू से साफ होने वाली नहीं है। यमुना को यदि आपने साफ करना है तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस चीजों को जिसके कारण से नदी गंदी हुई है, उन चीजों को आपको बैरिगेटिंग करनी पड़ेगी। आज दिल्ली की यमुना में लगभग 200 नाले गिरते हैं पूरी शहर से। हर नाला अपनी अपने शेप में, कई जगह तो नाले नदी से भी बड़ा नाला है, साहिबी नदी जिसे बोलते हैं, वो नजफगढ़ ड्रेन है जो पूरी की पूरी आके यमुना में गिरती है। कैसे यमुना जी साफ करनी होगी? इसके लिए जो विस्तृत प्लान हमने बनाया, पिछली सरकारों ने तो उसको केवल गड्ढे में रखा, उस पे कुछ उनकी वर्किंग नहीं थी। जापानीज गवर्नमेंट के साथ भी कुछ हुआ था। 8,000 करोड़ जी केंद्र सरकार ने मदद के रूप में दिया यमुना जी को साफ करने के लिए। पिछली सरकार ने एक स्टेप नहीं लिया कि कहीं भी उनकी सेंसेस उनको अलाउ नहीं कर रही थी कि हम इसके लिए कुछ काम भी करें। झाग वाले छठ के फोटो सब कुछ याद कीजिए, झाग वाला छठ भी याद कीजिए, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बार सरकार ने सीरियसली इसको प्लान किया कि यमुना जी में कितने नाले गिर रहे हैं, ड्रोन से हम सर्वे करा रहे हैं, कितना उसमें सिल्ट है। पहली बार जो मैंने बताया 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हमने बड़े नालों में से बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से निकाली है। हर नाले को टैप करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो योजना है, वो सब अपनाई जा रही है। जितने नालों पे डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनने चाहिए, जो वर्तमान में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनका रिवाइवल करने के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए का बजट लगाया है, उनको मंजूरी दी है, उनके टेंडर लग रहे हैं। यमुना सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने अपने कितने टेन्योर खराब कर दिए, कुछ किया नहीं उसमें। मैं ये समझती हूँ कि लगभग इसमें 4-5 साल लगेंगे जब तक कि आप ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज एसटीपी प्लांट को शुरू करेंगे, उसमें पानी ट्रीट होना शुरू होगा, वो पानी साफ होगा, वो यमुना जी में आएगा, वो सारी गंदगी रुकेगी। एक एक नाला, मैंने कहा ना 200 नाले हैं। जितनी भी कॉलोनियां, 1750 कॉलोनियां दिल्ली में है जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जहां सीवर नहीं है, उन एक एक कॉलोनी में सीवर बनाना पड़ेगा, उस सीवर को टैप करना पड़ेगा ताकि कुछ भी, एक बूंद पानी भी यमुना जी में गंदा ना जाए। तब यमुना साफ होनी शुरू होगी। यमुना का ई फ्लो बढ़ाना होगा, उसमें नेचुरल वाटर बनाना होगा। अपनी पूरी दिल्ली को एक प्लान तरीके से एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। सीवर लाइन, पानी की लाइन। ये जो पहले पैसा खर्च हुआ था, पहले भी हुआ था, वो फिर गया कहाँ? ये तो जवाब उन्हीं को देना है। तभी तो एक एक करके सीएजी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनकी सोच में तो था ही नहीं। आज दिल्ली में इतनी झुग्गियां, मैं बता रही हूँ, 650 झुग्गी बस्ती है, एक एक झुग्गी में हजारों मकान है। बताइए कौन सी झुग्गी में सीवर डला हुआ है? कहाँ जा रहा है उनका सीवेज? जहां तो टॉयलेट वो भी रहे हैं, पानी तो उनका भी डिस्पोज हो रहा है, कहाँ जा रहा है? कोई सोचा किसी ने कि ये दिल्ली शहर घूम कहाँ रहा है, कर क्या रहा है? किसी ने भी ऐसी सीरियस थॉट नहीं दी। लोगों को लगता है कि जब मुझसे शुरू में मैं आई रिपोर्टर, कब तक साफ कर देंगे? मैं कहा झूठ बोलना है क्या? नहीं, झूठ बोलूंगी मैं।
जो सच है वो बोलूंगी। स्थिति ये है भाई, काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, और पूरा पहली बार जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए का फंड हमने अपनी ओर से और केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरी मदद कर रही है कि भाई यमुना साफ करनी। एक दिन का काम नहीं है। आज तो पहला स्टेप, पहला कदम उठा रहे हम, जो होना चाहिए इन नालों को टैप करने के लिए, इन नालों को साफ करने के लिए, उसका बीओडी लेवल मेंटेन करने के लिए। आज दिल्ली को सच में पूरा की पूरा रिवाइवल की जरूरत है। दूसरा प्रश्न आपने कुछ किया। हवा, यस, हवा, सांस। आप सोचिए कि वो केजरीवाल साहब जो एयर पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए क्या कहते थे, मैं पराली ठीक कर दूंगा जी, मैं पराली क्या कर रहा हूं, मैं एक दवाई बना रहा हूं, दवाई। अच्छा, दवाई बन रही है, हाँ जी बिल्कुल बन रही है। क्या करोगे फिर? वो दवाई को हम पंजाब को दे देंगे, हरियाणा को दे देंगे, वो पराली में डालेंगे, पराली खत्म हो जाएगी। ये बात कहने के लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट करी। बाद में हमने पता किया कि भाई वो दवाई बनी थी क्या? कह रहे बनी नहीं जी, दवाई तो आई नहीं। ये उनका मेजरमेंट था दिल्ली का पॉल्यूशन ठीक करने के लिए। फिर पता चला कि भाई एक स्मोक टावर लगाया कहीं पे। हमने कहा अच्छा भाई कहाँ है दिल्ली में आजकल वो स्मोक टावर? एक पूरी दिल्ली का, हाँ 11 साल में एक ही लगा, 25 लाख रुपए का लगा था, 6 महीने में बंद हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या किया? कह रहे जी ऑड इवन किया था, ऑड इवन। अच्छा, ऑड इवन से पॉल्यूशन नहीं खत्म तो नहीं हुआ। लोगों ने सोचा 2 गाड़ी लेनी पड़ेगी, एक दिन ऑड निकालेंगे, एक दिन इवन निकालेंगे, और उसके लोग वो जो खड़े होते थे वो लेकर, याद है आपको? हाँ। वो तख्ती लेके खड़े होते थे ऑड इवन चलाने के लिए। हजारों करोड़ भ्रष्टाचार में खा गए, पर दिल्ली का पॉल्यूशन इतना सा भी ठीक नहीं हुआ। एक्चुअल में पॉल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करना है, कोई नियत और नीति दोनों चीजें चाहिए ना भाई। तो पॉल्यूशन के लिए का भी आपको सहयोग चाहिए होगा इसके लिए, तो पंजाब और हरियाणा दोनों। मैं तो ये कहती हूँ दिल्ली आज मल्टीपल एजेंसी वाली नगर है। आज दिल्ली वो शहर है जहां पे एनसीआर से लेकर के देश भर के व्हीकल आते हैं। खाली अड़ोस पड़ोस के राज्य नहीं, अंदर से बाहर से हर जगह का सहयोग चाहिए। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूं, जो आप कर सकते हो वो आप करो। आज हमने दिल्ली को पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेकर के जाने का प्लान बनाया, और हमने अभी तक 700 इलेक्ट्रिक बसेस को सड़कों पे उतार दिया। पूरी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम बिल्कुल कहते हैं नॉन एमिशन पे लेकर के जाने की प्लानिंग पे है। इसी तरीके से लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपको पूरी तरीके से अपनी गाड़ियों को सीएनजी पे, सीएनजी से इलेक्ट्रिक पे, और आपको इस तरीके से लेके आना पड़ेगा कि कोई भी व्हीकुलर पॉल्यूशन ना हो। और डस्ट पॉल्यूशन की जहां तक बात है, पहले डस्ट पॉल्यूशन पे केवल मात्र सर्दियों के 2 महीने पे कहीं कहीं पे आपको वो वाटर स्मोक गन्स दिखती होंगी, वाटर स्प्रिंकलर दिखते होंगे। हमने आने के बाद में पूरी दिल्ली में 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स पूरे साल भर 12 के 12 महीने चले, क्योंकि पॉल्यूशन केवल सर्दियों का मैटर नहीं है। पॉल्यूशन गर्मी में भी उतना ही है, धूल उतनी उड़ रही है। आज भी आपका AQI खराब होता है तो ग्रैब लगा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो ये 12 महीने स्प्रिंकलर चले, सारी की सारी हाई राइज बिल्डिंग जितनी है उनके ऊपर स्मोक गन लगाए, हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोल हैं उनके ऊपर मिस्ट गन लगाएं, और ऑड इवन की वापसी होगी। क्या फायदा है मुझे बताइए, सिवाय लोगों को परेशान करने के? कोई बता दे मुझे कि इज देयर ए बेनिफिट ऑफ ऑड एंड इवन? कुछ भी करना है पब्लिसिटी के लिए, कुछ भी करूंगा। उनका ये फार्मूला था। योजना इतनी सी होती थी लाख रुपए की, उस पे 1 करोड़ रुपए का खर्चा एडवर्टीजमेंट का। तो ऐसी हजारों योजनाएं जो केवल पोस्टर पे, एडवर्टीजमेंट में, गानों में, और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में। पर ये पराली का जो स्पेसिफिक इशू है उसको आप कैसे करेंगे? क्योंकि पराली तो आपके स्टेट के बाहर की बात exactly. हरियाणा ने अभी पराली के लिए एक अपना प्लांट लगाया है जिसमें वो किसानों से पराली खरीदते हैं और उससे रिफॉर्म करके उसको किसी और यूज में वो ले रहे हैं। इसी तरीके से यदि ऐसे हम और प्लांट लगा सकते हैं तो
मुझे लगता है हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में जो हमारी एनसीआर की बाउंड्रीज है, हमें इस तरह के प्लांट लगा के उनसे मदद लेनी होगी। दिल्ली में जहां तक व्हीकल की मैंने बात बताई, तो दिल्ली से बाहर के भी जो व्हीकल दिल्ली में आए उनकी भी सर्टिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। डस्ट पॉल्यूशन के लिए भी जहां भी डस्ट मिटिगेशन के प्लान्स हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। हमें ये सारी वाटर स्प्रिंकलर्स भी, अभी भी मैं एक मशीन का डेमो देख के आई हूँ। मैं देखी, मेरी साड़ी नीचे से सारी गंदी हो गई वहां खड़े होकर के। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई सीएम की ड्यूटी केवल एसी कमरे में बैठ के फाइल साइन करने की नहीं है। केजरीवाल साहब तो वो भी नहीं करते थे, उन्होंने अपने पास कोई विभाग भी नहीं रखा था कि भाई साइन करना पड़ेगा तो कल को किसी लफड़े में फंस जाएंगे। पर उन्हें क्या पता, लफड़े में तो फंसोगे ही जब ऐसे काम करके जाओगे। एक विभाग उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। वो सोचते थे कि बस मुझे तो ये बता दीजिए माल कहाँ से आना है। बाप रे। तो ऐसे में दिल्ली किन परिस्थितियों से गुजरी, पानी से लेकर के, सीवर से लेकर के, एयर पॉल्यूशन, कूड़े के पहाड़, हर चीज तो दिल्ली में व्यतीत रही। आज हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी नीति भी साफ है और नीयत भी स्पष्ट है। हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए कर रहे हैं और बड़ी स्पीड में कर रहे हैं, पर समय लेगा। आप टाइम बाउंड तरीके से परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं, आप टाइम बाउंड तरीके से चीजों को इवेलुएट कर सकते हैं, परंतु जब चलना शुरू कर देंगे तो मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। चलिए रेखा जी, एक बिजनेस का सवाल मैं पूछूंगी आपसे। नोएडा, गुरुग्राम, जो एनसीआर के आसपास के लोग हैं, जो जगह हैं, वहाँ हाउसिंग भी बन रहा है, ऑफिस स्पेसेस भी आ रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी सेटअप हो रही हैं। दिल्ली प्रॉपर में क्यों नहीं? आपको लगेगा और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं हर चीज का एक जैसा जवाब नहीं दे सकती, कि फिर वही कहानी कि आपने दिल्ली से जिसको प्यार हो, दिल्ली को जो अपना शहर माने, वो तो कुछ करे। पहले के लोग कहते थे कि भाई दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अरे आप कुछ मत कीजिए, दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए ना भाई। जी बिल्कुल। आपने दिल्ली में इतनी विकट परिस्थितियां पैदा कर दी कि कोई यहाँ पे काम कर ही नहीं सकता। एक तो ऑलरेडी यहाँ इतनी मल्टीपल एजेंसीज है, आप उसको रिफॉर्म करने की बजाय, टॉकिंग टर्म्स रखने की बजाय कि आप बाकी एजेंसी से बात कर सके, ऑन टेबल बैठ करके कुछ योजनाएं बना सके, आप उनको गाली देना शुरू कर दीजिए। एलजी ने ये कर दिया, पीएम ने वो कर दिया, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो कौन एजेंसी यहाँ रुकेगा? कौन काम कर पाएगा भाई? बिजली का रेट आज दिल्ली में पूरे देश भर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने एक सेगमेंट को तो बिल्कुल फ्री कर दिया और इंडस्ट्रीज के लिए इतना हैवी कर दिया कि आज उसको 18 रुपए यूनिट बिजली का पड़ रहा है। कहीं आप बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो इसको आप कुछ फ्लैटन करना पड़ेगा चीजों को, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का इंडस्ट्रियल सेक्टर रिवाइव हो, यहाँ लोग आए, काम करना चाहे, तो हमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, न्यू वेयर हाउस पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो हमने प्लान किया वो हम करेंगे, ताकि ट्रेडर्स की आवाज भी कोई सुन सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम, ये सब कुछ दिल्ली को ट्रेड फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम वो काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली बेहतर दिशा की ओर चल रही है। इसको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में तर्जुमा कर देती हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे और जिनको हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं होगी। ऑन attracting business to Delhi proper, rather than that going to the neighboring areas of Delhi, which is the national capital region of Gurugram and Noida, which is what we are seeing now. She says that one needs to have a spirit of cooperation between the multiple agencies that are running Delhi at this point. The previous government had a more confrontationalist attitude. They also did an artificial sort of a divide between free electricity, parts of the city which got free electricity, and for the charges or the rates being high, very high, up to 18 rupees a unit for industrial and other business purposes, etc. She says that that will require a relook. A new industrial policy will have to be looked at, and certain other compliance and regulatory issues need to be sorted out. But she says that her government is pretty much interested in going into these issues, because this government apparently is interested in attracting business to Delhi.
तो ये मैंने ठीक बोला आपकी तरफ Yeah, of course. अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, आप अपना लेगेसी, विरासत क्या देखती हैं? अभी तो शुरुआत ही हुई है, लेकिन कुछ तो आइडिया आपने अपने मन में रखा होगा इसको लेके। देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली में एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसमें जनता का विश्वास हो, जिन्हें सच में ये लगे कि ये जो व्यक्ति बैठा है ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए काम कर रहा है, 24/7 उनके लिए अवेलेबल है। और मैं एक ऐसी ही रिफाइंड इमेज अपनी लेगेसी के रूप में जनता के बीच में देना चाहती हूँ कि जब लोग कहें कि यस, शी इज आवर चीफ मिनिस्टर, वो हमारे लिए काम कर रही है, दिन रात यदि उसकी सोच में कुछ भी करने का आता है तो वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, और मेरी दिन का एक एक क्षण और मेरे शरीर का एक एक कण मैं समझती हूँ दिल्ली की बेहतरी के लिए मैं लगाना चाहती हूँ। तो घर में इससे तकलीफ नहीं होती? देखिए, मैं जिस प्रोसीजर से डेवलप हुई हूँ, मतलब मैं शादी से पहले से ही इस पब्लिक फील्ड में हूँ, कॉलेज से ही आई वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, तो नेता से शादी कर रहा हूँ ऐसा मेरे पति को पता था। तो ठीक। और फैमिली एक्सटेंशन में बच्चों को पता था कि हमारी मम्मा एक लीडर है, वो सोसाइटी के लिए काम करती है, उसी माहौल में वो पले बड़े, और आज ग्रेजुअली उन्होंने मुझे भी, मेरी सोशल वर्क को भी, मेरी परफॉर्मेंस को, हर चीज को उन्होंने अपनाया, ना केवल अपनाया बल्कि मेरी इस पूरे माहौल का वो हिस्सा बन के मुझे सपोर्ट करते हैं। So with that we come to the end of this very engaging session. आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से रेखा जी, and to the audience also